अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यायो सनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा हमारे साथ मौजूद हैं। रमीज, एक बैट्समैन की हैसियत से पाकिस्तान के लिए आप 57 टेस्ट मैच खेले, 198 वनडे इंटरनेशनल खेले, 9 सेंचुरियां की, वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए खेले। आपको लगता है कि आपके ज़माने में और आज के ज़माने की क्रिकेट में बड़ा फ़र्क है, लेकिन मेंटली तौर पर जितने स्ट्रांग आपके ज़माने के बैट्समैन थे शायद आज के ज़माने के नहीं है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करना पड़ता है। कभी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कभी वनडे क्रिकेट, कभी T20। बट एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोफेशनल है, लेकिन प्रोफेशनल अप्रोच खेल में दिखाई नहीं दे रही, खासतौर पर बैट्समैनों की तकनीक में। देखिए ये आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया, इसलिए कि एक दफ़ा हम वेस्ट इंडीज़ में थे। आपको जल्दी से मैं किस्सा सुना दूं। सर एवर्टन वीक्स एक 3 Ws में से एक बहुत बड़े W थे उनके, वॉरेल वीक्स एंड वॉलकट में से एवर्टन, उनकी कोई 90 साल की उम्र है इस वक्त। तो उनका एक Q&A सेशन हुआ, कमेंटेटर्स भी थे बहुत सारे, जिसमें वेज हॉल थे बारबाडोस में, उन्होंने एक लेजेंड्स क्लब वहाँ पे बनाई हुई है। और उनसे सवाल ये किया गया कि वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन को फॉर्म में वापस आने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने लुब्बे लुबाब उनका ये था, अपनी एग्जाम्पल दी उन्होंने कि सन 28 में उन्होंने जब पहली टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेली तो पहले 2 टेस्ट मैच में उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं की, तीसरे में ड्रॉप हो गए। एक जॉर्ज हेडली, ब्लैक ब्रेडमैन जिनको कहते थे, उनको खिलाया गया, वो खेल रहे थे मगर वो लास्ट टेस्ट में पुल आउट कर गए। तो सर एवर्टन वीक्स को उस टेस्ट मैच में जगह दी गई और ये कहते हैं कि बहुत बूइंग हुई, बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ थे। जमैका में टेस्ट मैच हो रहा था, ये बारबाडोस के थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने पहला सेशन आराम से खेला, कोई 30 नॉट आउट, दूसरा सेशन में फिर मैंने 30 किया और आखिरी सेशन में मैंने और 40 रन करके 100 किए और तालियां, वो जो बूज थी वो तालियों में बदल गई। तो उनका कहने का मकसद ये था कि ये क्रिकेट सन 25 से लेके 2013 तक इसके बेसिक प्रिंसिपल्स वैसे के वैसे हैं, ऑक्यूपाई द क्रीज और आप रन्स करेंगे। तो जो आपने बात की ना कि हमारे ज़माने की और प्रेजेंट डे क्रिकेट, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं बदले हैं। आपको वैसे ही माइंड अप्लाई करना पड़ता है, वैसे ही मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि अब तो रेंज आपकी बढ़ गई है। T20 ने तो आपको बेबाक बना दिया है। तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्योंकि आउट होने का एक तरह से लाइसेंस है आपके पास। तो उसके बावजूद जो है, अगर आपको खामियां नज़र आती हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि अब तो एनालिसिस आपके पास हैं, आपके पास ज़्यादा मैचेस आपको मिलते हैं, आपके ज़्यादा फेलियर के चांसेस हैं और उसके बावजूद आपको खिलाया जाता है। तो इन सबको सामने रख के देख के मुझे इसलिए तकलीफ और कोफ्त होती है कि फैसिलिटीज़ हैं, आर्म्स दिए गए हैं, एम्यूनिशन है आपके पास, मगर फिर भी वो कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन रमीज, आपको लगता है कि ये बैटिंग का जो मर्ज है वो ऐसे ही चलता रहेगा और मरीज नए आ गए हैं लेकिन मर्ज बड़ा पुराना है? बिल्कुल सही बात है, इसलिए कि ये एनवायरनमेंट जब तक नहीं बदलेगी, जब तक कि आपके स्कूल की और क्लब्स में प्रॉपर तरह से कोचिंग और उसके रेगुलर मैचेस नहीं होंगे, जब तक कि आपका चैंपियन बनाने की एनवायरनमेंट नहीं बनेगी, तो ये होता रहेगा। आपके चेहरे बदलते रहेंगे मगर जो असल DNA है वो वही रहेगा। मैंने सुनील गावस्कर से अभी रिसेंटली इंडिया में पूछा और यही मेरा सवाल था कि कैसे आप इतने शानदार बैट्समैन निकालते हैं और पाकिस्तान को क्यों ऐसी तंगी है। तो उन्होंने कहा स्कूल क्रिकेट, हमारी स्कूल क्रिकेट में जो कोचेज़ हैं वो 60-60, 70-70 साल के हैं और वो अप्लाइड, जैसे साइंस होती है उसके तहत अप्लाइड कोचिंग, उन्होंने हर साल ढेरों हिसाब से एक ट्रेंड बैटिंग लड़के निकालते हैं। तो उनका एक फर्मा जो है ना वो बना हुआ है और उनको पता है कि ट्राइड एंड टेस्टेड ये है और रिजल्ट आते हैं, इसलिए वो उससे हिलते जुलते। जैसे मैंने कहा ना कि कोचिंग और क्रिकेट सिखाने के प्रिंसिपल्स वही हैं जो आज से बहुत साल पहले थे। तो कहते हैं इसलिए, और फिर माहौल है बॉम्बे में, जैसे कि बैटिंग का माहौल है, अब खैर नॉर्थ में भी चला गया। जब तक कि हम माहौल क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक कि हम अपनी स्कूल की कोचिंग, स्कूल की क्रिकेट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, छोटे लेवल से शुरू नहीं करेंगे, ये मर्ज में हम मुब्तला रहेंगे। सवालात मेरे जहन में बहुत हैं, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। रमीज, बड़े 2-4 अहम सवाल हैं, उनमें से एक बड़ा अहम सवाल, मिसबाह-उल हक को आप किस तरह देख रहे हैं? जिस जमाने में आप क्रिकेट खेलते थे, या 10 साल पहले हम चले जाएं, एक सीरीज पे कप्तान तब्दील हो जाता था, एक सीरीज में बाहर बैठा हुआ कप्तान बन जाता था, जो कप्तान होता था वो टीम से बाहर चला जाता था। मिसबाह-उल हक, आपको नहीं लगता कि कहीं बहुत ज्यादा टू मच सोचने लगे मीडिया के बारे में? आपको नहीं लगता कि मिसबाह-उल हक जो है उनको टीम की कारकर्दगी पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि मीडिया का काम या एक्सपर्ट का काम जो है वो सिर्फ खेल पर तबसरा करना है? मिसबाह-उल हक को उसका बुरा नहीं मानना चाहिए? देखिए, कुछ हद तक आप सही भी हैं और कुछ हद तक मैं ये समझता हूं कि जो मीडिया का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। एक हद तक एक प्लेयर बर्दाश्त कर सकता है क्रिटिसिज्म,
और ये मैं मानता हूँ कि जब हम भी खेलते थे तो क्रिटिसिज्म इस लेवल का नहीं होता था कि जो आपको बिल्कुल ही चुभने वाला हो। आजकल कई हमने देखे ऐसे पंडित्स हैं जो कि बिलो द बेल्ट हिट करते हैं, जो कि आई थिंक कवायद के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आप एक ख़राब परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट करके भी बता सकते हैं और एक ख़राब परफॉर्मेंस को उसी भोंडेपन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। बहरहाल आपका बिल्कुल पॉइंट ठीक है, क्योंकि मिसबा का या बाकी किसी जो भी प्लेयर्स हैं उनका काम है अपने बल्ले या बॉल से जवाब देते रहें और उनको कन्विंस करें अपने क्रिटिक्स को कि वो गलत हैं। मेरे ख्याल से अच्छे मोमेंट्स में अगर आप ये कहें प्रेजेंटेशन के ऊपर या जब आपने सीरीज़ जीते हैं कि क्रिटिक्स को आपने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, आई थिंक वो उस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, मगर क्योंकि आप में इतना गुबार भरा होता है कि शायद कई दफ़ा फट पड़ते हैं। तो मैं रियलाइज़ करता हूँ मिसबा कहाँ से आ रहे हैं और मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे जो मीडिया में जो क्रिटिसिज्म होता है वो कई दफ़ा ओवर द टॉप होता है या और ये हमारा काम है एज ओपिनियन मेकर्स कि हम लोगों को एजुकेट करें कि क्रिटिसिज्म की क्वालिटी क्या होनी चाहिए और किस तरह से अच्छा क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। मगर अगर मैं मिसबा की जगह हूँ तो मैं कम्प्लीटली इग्नोर करूँ, क्योंकि क्रिटिक्स का काम है, ओपिनियन मेकर्स का काम है ओपिनियन देना, इसीलिए उनको पैसे मिलते हैं, जैसे कि प्लेयर्स का काम है खेलना। तो उसमें जो है आप बेशक बाद में जाके आप प्राइवेटली कुछ बात कर सकते हैं इंटरव्यूज़ के थ्रू, मगर प्रेजेंटेशन के ऊपर या प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन रमीज हसन राजा हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मजीद कुछ बातचीत करेंगे। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर टेस्ट ओपनर रमीज हसन राजा हमारे साथ मौजूद है। रमीज, मोहम्मद हफीज के बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान T20 के कैप्टन है, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम में कप्तानी का कहीं ना कहीं बहरान जरूर मौजूद है। ठीक है, आप कप्तानी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद हफीज जो ओपनिंग को छोड़कर वन डाउन आए, फिर 5 महीने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने लास्ट 3 वनडे मैचों में जो है ओपन कर लिया है शहजाद के साथ, अब फिर वो नंबर 3 पर आ गए। ये जो ऊपर नीचे चलने का खेल है, एक ओपनर की हैसियत से आप समझते हैं कि एक ओपनर को नंबर 3 पर आना चाहिए या नहीं? ये देखें, आपने हफीज को एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें देखना पड़ेगा, और जो इनका शफलिंग ऑफ बैटिंग ऑर्डर है उससे मुझे ये महसूस होता है कि जो टीम का थिंक टैंक है वो डेस्परेट है कि ये किसी तरह से स्कोर कर दें, या ये किसी तरह टीम में जरूर है। टीम में इसलिए कि इनकी वैल्यू बनती है बॉलिंग के साथ, इनकी वैल्यू बनती है जो फील्डिंग अभी भी अच्छी करते हैं, तो बैलेंस जो मेंटेन हुआ हुआ है इस टीम का वो इनकी वजह से खासा हुआ हुआ है। जैसे शायद आफरीदी का है कि जब रन्स नहीं करते हैं तो बैलेंस ऑफ हो जाता है, क्योंकि ऑलराउंडर की कैटेगरी से फिर वो निकल जाते हैं। इसी तरह से हफीज जब रन्स नहीं करते हैं तो बैटिंग पे और प्रेशर पड़ जाता है, तो वो डेस्परेशन में आप उनका नंबर ऊपर नीचे कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके 2-3 चीज़ें होती हैं अगर आप रेगुलर ओपनर से नंबर 3 आते हैं, कि आपका वेटिंग पीरियड जो आपको है वो करना पड़ता है, क्योंकि नंबर 3 पे आपकी बारी पहले ओवर में भी आ सकती है या 15वें ओवर में आती है, तो वो आप यूज टू नहीं होते एज एन ओपनर, क्योंकि ओपनर आप पैड किया और अंदर चलेगा। तो ये मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक अगर इनको रेगुलर पोजीशन देनी है तो इनके लिए बेस्ट क्या होगी? बेस्ट मुझे ये लगता है कि ये नंबर 3 पे इसलिए सूटेड है क्योंकि अगर क्वालिटी बॉलिंग होगी और आउटस्विंग इनको होती रहेगी तो इनमें एक टेक्निकल खामी है जो इनको खुद भी पता है कि आगे गेंद खेलते नहीं है, अगले गेंद को भी ये थोड़ा सा लटक जाते हैं, जिसकी वजह से स्लिप में आउट हो जाते हैं। और सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में तो शायद चल जाएगा, मगर जहां साउथ अफ्रीका, जहां इंग्लैंड, जहां ऑस्ट्रेलिया ये हुआ, इवन श्रीलंका में, तो इनको प्रॉब्लम हो जाएंगे अनलेस ये टेक्निकली थोड़ा सी उस पर मेहनत करें, नहीं तो फिर इनका शफल होता रहेगा और इवेंचुअली ये फिर शायद टीम से भी बाहर हो जाए, इसलिए कि इनकी जो वैल्यू है वो एज अ बैट्समैन ज़्यादा है निस्बतन बॉलर के। बॉलिंग के पास फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं, बैटिंग में ऑप्शंस नहीं है, और अगर हफीज़ बैटिंग में नहीं करेंगे तो ना सिर्फ अपने पे प्रेशर क्रिएट करेंगे बल्कि इंटायर बैटिंग लाइनअप पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। हफीज़ जैसा मोरलेस प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि उमर अकमल के साथ भी है। आप उनके साथ इजाफी जिम्मेदारियां उनको दी हुई है वनडे क्रिकेट में, T20 में, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि उमर अकमल ने अब ये सोच लिया कि मैं तो टीम में रहूंगा चाहे मैं रन्स करूं या ना करूं। उनका मेन जॉब जो है वो रन्स करना है, वो रन्स नहीं कर रहे। अगर आप T20 में भी देखें, अगर आप वनडे क्रिकेट में भी देखें, मुस्तकिल वो रन्स कर नहीं रहे, जितना उनमें पोटेंशियल है वो शो नहीं कर रहे। आपको लगता है कि ये आगे जाके हम एक और अच्छे प्लेयर से महरूम हो जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है जो इनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने बात की, वही बैलेंस ढूंढने की बात है कि अगर ये कीपिंग कर लेते हैं हम एक और ऑप्शन खिला सकते हैं एज एन ऑलराउंडर या बैटिंग या बॉलिंग में।
मगर आपकी बात सही है, क्योंकि इतना पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल फुलफिल होना चाहिए। वो क्यों नहीं होता है? क्या इनको कान पकड़ के समझाने की बात है, या इनको रिलैक्स माइंड के साथ इनको खिलाने की ज़रूरत है, या इनको पर्टिकुलर एक छोटा सा ब्रीफ दिया जाए कि ये आपके 8 से 15 ओवर्स तक आपकी ये कहानी है, 15 से 25 ओवर्स। कई प्लेयर्स को ऐसे भी आपको स्पून फीडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली या जो सिस्टम है डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो चीज़ें आपको सिखाता नहीं है। आप बल्कि जब उस सिस्टम में जाते हैं तो कई गलत चीज़ें सीख के आ जाते हैं, तो वो उसमें आपकी तरबियत उस हिसाब से नहीं होती जैसे कि बाकी इंटरनेशनल सर्किट्स में डोमेस्टिक क्रिकेट में होती है। तो फ्रस्ट्रेशन तो है, मगर क्या कीजिए, इसलिए कि आपके पास या तो बहुत ऑप्शंस हों तो मैं मान सकता हूं कि आपको, जैसे इंडियन बैटिंग लाइनअप में है कि एक गया तो आपकी फिर जगह ही गायब हो जाती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, तो इनको सोचना पड़ेगा इनका रोल क्या है। या तो अगर ये समझ नहीं है अपना रोल तो इनको डिफाइन किया जाए, इनको उंगली पकड़ के अभी भी सिखाने की जरूरत है तो आप सिखाते रहे, इसलिए कि हमारी क्रिकेट में ऐसे ही हमेशा चलता है। जब हम भी खेलते थे, जैसे ही गलत शॉट खेली नहीं तो इमरान खान ग्लव्स भिजवा देते थे। तो बाहर से हम रिमोट कंट्रोल, हमें आदत सी पड़ गई हुई है प्लेयर्स को करने की, इनके साथ भी यही करना पड़ेगा। मीन्स 2015 वर्ल्ड कप में कौन होता है कौन नहीं होता, शायद ये बहस नहीं है, लेकिन कप्तानी एक पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा अहम इशू है। आपको लगता है कि ये जैसा चल रहा है ऐसे ही चलने देना चाहिए, या आप हकीकत पसंदाना तौर पर इस टीम के लिए किसी कप्तान को सजेस्ट करेंगे, या आप कहते हैं कि ये बहुत कबल वक्त हो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर कप्तान की एक शेल्फ लाइफ होती है, हर कप्तान की, और वो मेरी किताब में 5 साल की होती है, इसलिए कि वो एक साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। आपके प्लेयर्स आपसे फॉर्म में जो होते हैं वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, कई प्लेयर्स जो हैं वो आपसे चले जाते हैं, कई नए प्लेयर आते हैं, उसको सिखाने की ज़रूरत होती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ा सा यूनिक इदारा इसलिए बन जाता है कि हमारे पास इतनी ऑप्शंस नहीं है, और चाहे जो मर्जी था, इनिशियली आपने तुक्का ही लगाया मिसबाउल हक के ऊपर, वो कामयाब हुआ। वो एक्सपेरिमेंट इसलिए कामयाब हुआ कि मिसबाउल हक ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की, जिसमें क्रिकेट में स्टेबिलिटी लाए, जिसमें आपको गलत हेडलाइंस नहीं मिली, जिसमें आपने 2-3 तगड़ी सीरीज़ जीती। आप क्वेश्चन कर सकते हैं उनकी अप्रोच के ऊपर, अपनी उनकी बैटिंग अप्रोच के ऊपर भी और उनकी कप्तानी के अप्रोच के ऊपर भी, मगर जो उनके पास पोटेंशियल और टैलेंट है उसको सामने रखते हुए उन्होंने बुरी कारकर्दगी नहीं दिखाई है। अब जो अगला सवाल है वो टफ सवाल है कि क्या हम 2015 तक इनके साथ जाना चाहेंगे या हम नया लड़का ग्रूम करेंगे। मेरा हिसाब में आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, आपको पकड़ना पड़ेगा किसी लड़के को, उस पर काम करना पड़ेगा और फिर उसको खिलाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती बनाना पड़ेगा, क्योंकि मिसबाउल हक ज़्यादा देर चलेंगे नहीं, सबको पता है। क्योंकि होगा ये या कि 40 साल की उम्र में जब आपकी फॉर्म डिप करती है तो आपको बहुत फिर टाइम लगेगा वापस रिगेन करने के लिए, क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस एकदम से हिट हो जाते हैं, प्रेशर पड़ जाता है। वो सहवाग की एग्जांपल आपके सामने, जब वो 26 साल के थे कमबैक किया तो विद इन 6 मंथ्स कर गए। जैसे ही 33 साल की उम्र में हुआ अब कमबैक नहीं हो रहा उनसे, क्योंकि बहुत टाइम लगता है आपको वापस आने में। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि हमने अपनी क्रिकेट को किस तरफ आगे लेके जाना है, और इसके ऊपर आपको ठोस इकदाम करने पड़ेंगे। अगर कप्तान नहीं है बनाना पड़ेगा, उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा और किसी यंगस्टर को पिक करना पड़ेगा। एक वो पॉइंट कहते हैं ना, वो लेनी पड़ेगी। मुश्किल सवाल है, जवाब भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि अभी हो ये रहा है कि एक आसान फेज में है ये डिसीजन मेकिंग कि चल रहा है चलाते रहो, काम हो रहा है होने दो, मगर कहीं ना कहीं तो आपको स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो अभी से अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। रमीज हसन राजा हमारे साथ मौजूद हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स, रमीज राजा भी उनकी सफ में शामिल है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऐसा लग रहा है कि फासले बढ़ते जा रहे हैं, ये फासले सिमटने के बजाय, और मामला जो है वो कुछ गंभीर होते जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। रमीज, इंटरनेशनल मीडिया के साथ आपका वास्ता हमारी निस्बत ज़्यादा पड़ता है, भारतीय मीडिया के साथ आपका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, उनके प्लेयर्स के साथ आप बैठते हैं। पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि भारत की टीम पे वहाँ का मीडिया या फिर उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स का एटीट्यूड क्या होता है जब वो टीम हार जाती है? खासा जहर उगलते हैं या एक नेचुरल सा रिस्पांस है ये सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को बख्शता नहीं है, मगर अंदाज़े गुफ्तगू जो है वो बहुत मुख्तलिफ होता है। वो इसलिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्रिटिसिज्म के कई तरीके हैं, तरीक़ा वारदात जो है वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं। कई प्यार मोहब्बत से
आपका बैंड बजा देते हैं, कई जो है सख्त अल्फाज में आपकी, डिपेंडिंग कि आप किस तरह की आपकी मेकअप है। मेरा अपना ये ख्याल है कि जब आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, और हमें ये बड़ी देर से शुरू से ही समझाया गया था जब मैंने कमेंट्री शुरू की थी कि आप परफॉर्मर को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, अवॉइड कीजिए, परफॉर्मेंस को आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर इंडिविजुअल एंगल्स आ जाते हैं। दूसरा, हमारे अनफॉर्चुनेटली सिनेरियो ये हुआ है कि कई जो आपके क्रिटिक पंडित्स आजकल टेलीविजन पे आ गए हैं, वो इन्हीं लड़कों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके आए हुए हैं। तो कई दफ़ा वो रंजिशें, वो जो फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, वो आपके साथ चिमटी रहती हैं जब आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या उस टीम के बारे में कुछ बताते हैं। तो फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर आपको आइडिया नहीं होता कि आपकी गुफ्तगू जा किस तरफ रही है। मैं ये आइडली स्पीकिंग इन एन आइडियल सिनेरियो ये चाहूँगा कि हम लोग एजुकेट भी करें सुनने वालों को अपने क्रिटिसिज्म से, ना सिर्फ कि हम एक इंडिविजुअल को एजेंडा बेस्ड टारगेट करके उसकी बिल्कुल पतलून और उसकी इज्जत मिट्टी में डाल दें। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अपनी क्रिकेट टीम की बगैर सोचे समझे उल्टी सीधे बातें कर रहा हूँ, तो एक जो 10 साल का बच्चा जो मुझे सुन रहा है, जिसको क्रिकेट का शौक है, वो तो भाग जाएगा। वो तो ये कहेगा ये टीम में सब कुछ खराब है, इनका डिसिप्लिन खराब है, ये गलत हेडलाइंस लगती हैं, आपस में लड़ते हैं, कप्तान हमारा खराब है, हम हार जाते हैं। वो नाखुश होकर भाग जाएगा इस गेम से। मगर मैं ये समझता हूँ कि क्रिटिसिज्म हमें एक लेवल का करना चाहिए। बिल्कुल कीजिए, क्योंकि हम ओपिनियन मेकर्स हैं, हम ओपिनियनेटेड लोग हैं। मुझे तो यही समझाया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल कमेंट्री में अंपायर्स के ऊपर हाथ हल्का रखें, क्योंकि अंपायरिंग मुश्किल आर्ट है। रूल्स लॉज को आप पढ़ के आए ताकि आपको पता हो कि कोई चीज़ अगर इससे ट्रांसग्रेस कर रहा है तो वो आपको आइडिया हो कि ये वाकई ये हो रहा है ऐसा। फिर डिसिप्लिन के ऊपर आपकी एक ख़ास लाइन होती है, क्रिटिसिज्म के ऊपर आपका एक ख़ास एंगल होता है। मुझे ये लगता है कि हम कई दफ़ा हदें अबूर कर जाते हैं, जिससे कि ये फासले बढ़ गए। ऐसा होना नहीं चाहिए। प्लेयर्स भी समझते हैं कि जब वो ठीक नहीं करते हैं वो टारगेट होते हैं, मगर वो किस तरह से टारगेट होते हैं ये हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच रमीज हसन राजा, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गुफ्तगू आपने सुनी और तिश्नगी रह गई। बहुत सारे सवाल जहन में थे, लेकिन शायद हमारे प्रोग्राम का यही खासा है कि हम एक पॉइंट पर आकर अपने प्रोग्राम को समेट लेते हैं, और यही आज का हमारा प्रोग्राम था रमीज हसन राजा के साथ। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo-news, और अगर आप इस इंटरव्यू के हवाले से अपनी आरा हमें भेजना चाहते हैं तो score@geo.tv हमारा ईमेल एड्रेस। स्कोर की पूरी टीम के साथ पाकिस्तान को की टीम के साबिक कप्तान रमीज हसन राजा के हमदा सैयद याया हुसैनी आपसे चाहेगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।